नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। स्टैंडर्ड है 10th, ईयर है 2020 और बोर्ड है महाराष्ट्र। आज हम देखेंगे पोयम छापा। इस पोयम के जो कवि है वो है ओम प्रकाश यानी कि आदित्य। ये जो कविता है ये थोड़ी जोकिंग कविता है, व्यंग कविता है ये। ओके, व्यंग मतलब क्या? एक चीज़ पे टॉन्ट मार के बोलना, इसको व्यंग बोलते हैं। इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ तो लेखक का यहाँ पे परिचय दिया है। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। ओके, मतलब ये जो लेखक है हमारे आदित्य यानी कि ओम प्रकाश, ये हास्य व्यंग कवि है। मतलब टॉन्ट मार के एक गहन जो बहुत ही सीरियस जो भी टॉपिक होता है उस पे जोक करके उसको कैसे समाज तक पहुंचाया जाए, ओके, इसके बारे में इनकी ज़्यादा पकड़ है लिखने में। प्रमुख कृतियां हैं देखिए इनकी, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि इनके प्रसिद्ध है। अभी आगे जाते हैं, पद्य संबंधी देखते हैं, मतलब ये कविता के बारे में कुछ पढ़ते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पे छापा मतलब क्या है, हमारी पोयम जो कॉइन का हेड और टेल होता है वो नहीं। ओके, छापा काटा वो कॉइन वाला नहीं है यहाँ पे। छापा यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब आपके पास इलीगल मनी होता है जिसको हम लोग ब्लैक मनी बोलते हैं, अगर वो आपके घर पे होता है तो इनकम टैक्स वाले आते हैं और छापा मारते हैं। तो वो छापा यहाँ पे आपको पोयम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए हमारे जो कवि है वो इतने अच्छे हैं। ओके, उन्होंने क्या किया है, इस छापा मारने के प्रोसेस में आम आदमी का कितना गरीब होता है, वो जो आर्थिक स्थिति होती है उसकी वो दिखाई गई है। और वो बहुत मन को आपको लगेगी जब आप पूरी कविता सुनोगे तब। आगे जाते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो कवि है वो एक शब्द के दो अर्थ बनाते हैं और अपना बोलना जो है वो व्यक्त करते हैं। एक दिन क्या होता है, लेखक के मतलब कवि के घर में छापा पड़ जाता है। हमारे कवि है, ओके, उनके घर पे छापा पड़ता है, छोटा नहीं बहुत बड़ा। और ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा छापा उनके घर पे पड़ता है। तो क्या होता है, वे आए घर में घुसे, वो आते हैं और घर में घुसते हैं डायरेक्टली। आपने देखा होगा मूवीज़ में इनकम टैक्स का छापा कैसे पड़ता है, डायरेक्टली वो घर पे आते हैं और बोलते हैं कि सोना कहाँ है। सोना यानी कि गोल्ड। ओके, यहाँ पे आपको गोल्ड पूछते हो कि आपके घर पे सोना कहाँ है। पर लेखक है तो वो क्या करते हैं, सोना का जो दूसरा मतलब होता है जिसका मतलब होता है नींद, तो लेखक उसके बारे में उनको उल्टा जवाब देते हैं कि मैंने कहा मेरी आँखों में है। जो सोना है मतलब जो नींद है वो मेरी आँखों में है क्योंकि मैं कई रात तक सोया नहीं हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे भी हमें एक चीज़ मालूम होती है कि लेखक कई रातों से सोए नहीं हैं। ओके, मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर जो कोई आदमी टेंशन में होता है, आर्थिक स्थिति मतलब पैसों के बारे में या फिर किसी टेंशन में होता है तो उसको नींद नहीं आती, तो वो रात को नहीं सोता। तो ये लाइन कवि ने यहाँ पे बताई है कि उसकी स्थिति ऐसी है कि उसको रातों को नींद नहीं आती। तो वो जो नींद है, वो जो सोना है उनके आँखों में है। ठीक है,
फिर वो जो अधिकारी होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, तो वो अधिकारी रोष में आके, रोष में मतलब थोड़ा गुस्से में आकर पूछते हैं स्वर्ण दो स्वर्ण। तो वो भी क्या करते हैं, सोने का जो सिनोनियम्स है स्वर्ण, ओके, तो वो यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि स्वर्ण कहाँ है। तो उसमें भी हमारे जो कवि है वो ग्रेट है, वो भी उसका, वो स्वर्ण का भी वो अलग मीनिंग लेके बोलते हैं कि मैंने जोश में आकर कहा, लेखक मतलब कवि जो है वो भी जोश में आकर कहते हैं सुवर्ण मैंने तो अपने काव्य में बिखरे हैं। तो देखिए कवि है तो कविता में आपको पता है कि कविता में अलंकार होते हैं, आपने व्याकरण में पढ़ा होगा कि उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अलंकार यानी कि गहने, ओके। सो जो अक्षरों के गहने होते हैं उनको हम लोग अलंकार कहते हैं ग्रामर लैंग्वेज में, और अदर लैंग्वेज में मतलब अदर तरीके से अगर हम लोग अलंकार बोलेंगे तो मतलब गहने या मीनिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो कवि है वो उसी में क्या करते हैं, एक जोक कर देते हैं कि अलंकार तो मतलब जो सुवर्ण है वो तो मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, मतलब मैंने मेरे कविताओं में बहुत सारे अलंकार यूज़ किए हैं, सुवर्ण यूज़ किए हैं, तो वो तो वहाँ है और वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, सो आगे जाते हैं। मतलब यहाँ पे कवि ने खुद का जो लेखन है, जो कविताएं हैं उनको सोना माना है, उनको ही स्वर्ण माना है, ओके। आगे जो अधिकारी होते हैं 2 बार उल्टा जवाब सुन के बहुत झुंझला जाते हैं, झुंझला जाना यानी कि क्या, बहुत तेज़ गुस्सा हो जाना। वे झुंझला कर बोले, तुम समझे नहीं, तुम्हें हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। तो बोलते तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमें तुम्हारा अनधिकृत, अनधिकृत यानी कि इलीगल, अर्जित, अर्जित मतलब कमाना, अर्जित, अर्जित करना मतलब क्या बोलेंगे अब, अर्जित करना मतलब कमाया हुआ है, ओके। अर्थ यानी कि धन, पैसा। देखिए हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं कि नहीं, अर्थशास्त्र यानी कि क्या, अर्थ का शास्त्र, अर्थ यानी कि पैसा, ठीक है। संस्कृत में पैसे को अर्थ बोला जाता है। यहाँ पे ये जो अधिकारी है इनकम टैक्स का वो क्या बोलता है, हमें आपका अनधिकृत रूप से, इलीगल रूप से जो कमाया हुआ पैसा है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे लेखक फिर मुस्कुराकर बोलते हैं, मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ, अर्थ तो मेरी कविताओं में है, ओके, नई कविताओं में। यहाँ पे भी लेखक क्या करता है, उस अर्थ का जो अलग मीनिंग होता है वो लेते हैं और फिर से एक उल्टा जवाब उनको देते हैं। वो बोलते हैं अर्थ ही चाहिए ना आपको, अर्थ तो मेरी कविताओं में है, यानी कि यहाँ पे अर्थ का मतलब उन्होंने क्या लिया है, मीनिंग लिया है, ठीक है। बोलते हैं कि अर्थ तो मेरी कविताओं में होता है, आप जाइए और लेके आइए, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। तो ऐसे लेखक उल्टा जवाब देते हैं कि अगर आप कविता पढ़ोगे तो आपको अर्थ वहाँ पे मिलेगा, तो आप ढूंढो और लेके जाओ। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है। तो वो जो अधिकारी है वो बोले कि जाने दो, इस आदमी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो सोना छोड़ देते हैं हम लोग, पैसा भी छोड़ देते हैं, अभी चांदी के बारे में हम लोग पूछते हैं। वे कड़क कर थोड़ा बोलते कि चांदी कहाँ है, ओके, सिल्वर, ओके, उसके बारे में पूछते हैं। मैं भड़क कर बोला, और अभी लेखक भी थोड़े से गुस्सा होते हैं और वो भी बोलते हैं, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। यहाँ पे भी जो हमारे कवि है वो यहाँ पे जोक करते हैं, ओम प्रकाश जी बोलते हैं कि चांदी चाहिए, चांदी तो मेरे बालों में आ गई है क्योंकि मेरे बाल चांदी जैसे सफ़ेद होने लगे हैं। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। ओके, अभी यहाँ पे उद्भ्रांत का मतलब होता है भ्रमित हो जाना, चकित हो जाना, ठीक है। तो वो बोलते हैं क्या मतलब, कुछ भी सेंस ऑफ ह्यूमर कहाँ से भी आ रहा है, ऐसे हो रहा है अधिकारी को। तो इस वजह से वो थोड़े भ्रमित हो जाते, कंफ्यूज होते हैं कि ये आदमी क्या बोल रहा है। फिर से अधिकारी बोलते हैं कि यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। अभी वो डायरेक्टली नोट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे लेखक जो है, मतलब हमारे जो कवि है वो हार नहीं मानने वाले, इसका भी वो उन्होंने एक जवाब तैयार रखा रहता है। तो वो बोलते हैं कवि, परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। तो हमारे जो कवि है वो क्या बोलते हैं, ये नोट का मतलब वो क्या पकड़ते हैं यहाँ पे, नोट्स, जो हम लोग जो मैं आपको बना के देती हूँ नोट्स, वैसे नोट्स जो बच्चे बनाते हैं, मैं मतलब एग्ज़ाम के पहले पहले फटाफट फटाफट रिवीजन के लिए जो नोट्स बनाते हैं,
तो लेखक मतलब कवि जो है वो भी वही सेम बात बोलते हैं कि नोट्स था, नोट्स तो मैं 1 महीने पहले बनाता हूँ परीक्षा के। तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है ये सब बातें सुनकर बेफिजूल की। किनको गुस्सा आता है? टैक्स अधिकारियों को। सो वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा यानी कि पुराने ज़माने में पैसों को मुद्रा बोला जाता था, ठीक है। सुवर्ण मुद्रा आपने सुना होगा कहानियों में। ओके, सो सुवर्ण मुद्रा, इन सब बातों में वो मुद्रा यानी कि पैसे। सो वो थोड़े गरज कर बोलते हैं, अरे हमारा मतलब है नोट यानी कि मुद्रा, मुद्रा के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं। मैं लरज कर बोला। ओके, यहाँ पे भी लरज कर मतलब थोड़ा सा कांपना। ओके, शिवर होना, ट्रेम्बल होना, ठीक है, कांपना। सो हमारे कवि यहाँ पे बोलते हैं मुद्रा। अभी मुद्रा का भी ये अलग मीनिंग लेंगे और बोलेंगे अधिकारियों से। तो मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। सो देखिए, जब आप योगा ये सब अगर आपको पता होगा तो आपको, या फिर भरतनाट्यम, तो यहाँ पे भी आपको मुद्राएं होती है, जो फेस पे आपकी मुद्रा होती है। मुद्रा मतलब क्या? एक्सप्रेशन, चेहरे के एक्सप्रेशन को भी मुद्रा बोला जाता है। हास्य मुद्रा होती है, ओके, शांत मुद्रा होती है जो गौतम बुद्ध के फेस पे आपको दिखाई देती है। सो लेखक क्या, कवि क्या करते हैं, उस मुद्रा के बारे में उनको जवाब देते हैं कि मुद्राएं चाहिए ना, मुद्राएं तो मेरे मुख पे है, मेरे चेहरे पे है। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। ओके, फिर वो जो अधिकारी है वो पक गए। ओके, क्योंकि जो कवि है वो तो उल्टा जवाब देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। तो वो कुछ सोचते हैं और खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। और डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि जाने दो, इसको पूछ के कुछ फ़ायदा नहीं है, गलत जवाब देंगे, हमारा टाइम पास करेंगे। तो वो क्या होते हैं अधिकारी, फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष यानी कि बेडरूम। ओके, शयन यानी कि सोना, कक्ष मतलब रूम। जिस रूम में हम लोग सोते हैं उसको हम लोग बेडरूम कहते हैं, ठीक है। सो शयन कक्ष में वो लोग जाते हैं और घुस जाते हैं डायरेक्टली, और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। देखिए यहाँ पे ना आपको धीरे धीरे महसूस होगा, समझेगा कि जो हमारे कवि है उनकी आर्थिक परिस्थिति कितनी बुरी है। ओके, उनके पास वो गरीब है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये सब वो उनका जब घर का वर्णन होता है तो हमें पता चलता है कि उनका तकिया तक फटा हुआ है जिसमें से रुई निकल रही है। ये सब अभी आपको धीरे धीरे यहाँ पे जानने को मिल जाएगा, और यही जो हमारे कवि है वो बताना चाहते हैं आपको इस जोकिंग पोयम के माध्यम से, ठीक है। सो फटे हुए तकिए की वो लोग रुई नोचने लगे कि इसमें कुछ पैसा छुपा हुआ है क्या। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। देखिए लेखक की, कवि की अलमारी भी टूटी हुई है, उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अलमारी रिपेयर करे। सो उस टूटी हुई अलमारी को भी वो लोग छानते हैं, खोलते हैं। रसोई की खाली पीपियों को टटोला। पीपियाँ यानी पता है ना, ड्रम्स जो होते हैं। अगर आप गांव में जाते हैं या फिर देखते हो तो बहुत सारा जो धान्य होता है वो पूरे साल के लिए वो बड़े बड़े ड्रम में डाल के रखते हैं। तो वो जो पीपिया रसोई घर में थी, किचन में थी, उनको भी उन्होंने टटोला। टटोला यानी कि उनको उन्होंने देखा। अभी क्या देखने का, देखिए खाली पीपिया उन्होंने बताई है तो उसमें क्या देखना, मतलब लेखक के पास, हमारे जो कवि है उनके पास इतना धान्य भी नहीं है क्योंकि उनकी पीपिया भी क्या है, खाली है। मतलब ये उनके गरीब परिस्थिति को दर्शाता है। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली। जो बच्चे लोग, गुल्लक यानी पिगी बैंक। ओके, सो ये इतने स्ट्रिक्ट होते हैं ऑफिसर कि उन्होंने बच्चों की गुल्लक तक नहीं छोड़ी, वो भी उन्होंने देखी। सो आगे है, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। पर सब उन्होंने जो जो ढूंढा उसमें उनको सब खाली ही मिला, एक ही तत्व मिला, मतलब कुछ नहीं। खाली मतलब कुछ नहीं। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। ओके, कनस्तर मतलब क्या, टीन का पीप जो होता है, टीन का। ओके, टीन आपको पता है एक मेटल होता है टीन नाम का। सो उसका जो ड्रम होता है उसको कनस्तर बोलते हैं। ओके, सो आप ध्यान में रखिए, ड्रम सिर्फ इजी वाला। ओके, सो ड्रम में देखा, मटकों में देखा, सब जगह पे ढूंढा, पर उनको क्या मिला, शून्य ब्रह्मांड। शून्य ब्रह्मांड यानी कि कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। देख कर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। और जब उन्होंने ये सब परिस्थिति मेरे घर में देखी, मेरा जो घर का अरण्य कांड, अरण्य कांड मतलब अरण्य यानी कि पता है, अरण्य यानी कि जंगल।
ओके। सो मेरा ये उन्होंने, देखिए आप अगर आपने रामायण पढ़ा होगा, सुना होगा, तो उसमें अरण्य कांड है, ठीक है। रामचरितमानस का एक एपिसोड होता है जहाँ पे जो राम होते हैं वनवास के लिए जब निकलते हैं, तो वो 14 वर्ष जो होते हैं वो वनवास में रहते हैं। वनवास यानी कि जंगल में रहते हैं। उसको, उस पूरे स्टोरी को, जो जंगल वाली स्टोरी है, उसको अरण्य कांड बोला जाता है। तो लेखक की जो घर की दशा थी वो अरण्य कांड यानी कि जैसे कि जंगल में रहने वाले एक साधु की होती है कि उसके घर में कुछ नहीं होता है, वैसे ही लेखक के घर की परिस्थिति थी। सो ये सब देख के जो अधिकारी आए थे चेकिंग के लिए, उनका जो खिला हुआ पहला चेहरा था कि नहीं आज तो हम लोग छापा मार के ही रहेंगे, सब ब्लैक मनी निकालेंगे। सो ये वाली जो फीलिंग और हैप्पीनेस जो स्टार्टिंग में थी वो अभी उनकी मुरझा गई, उनके चेहरे मुरझा गए लेखक मतलब कवि की गरीब परिस्थिति को देख के। और उनके बीच, ओके, और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। बातचीत करने के बाद में उनका जो पहला गुस्सा वाला मतलब वो बहुत ही, देखिए हम लोगों ने जब पढ़ी पोएम स्टार्टिंग में तो वो कड़क के बोले, रोज से बोले, ओके, झुंझला कर बोले। ये सब बातों से हमें पता चलता है कि पहले पहले स्टार्टिंग में उनके मन में रौद्र रस था। रौद्र यानी कि बहुत ही गुस्से वाला रस था उनके मन में। पर धीरे धीरे जैसे कि उनको पता चला चेकिंग के टाइम पे कि ये कवि तो बहुत ही गरीब है, हमसे भी गरीब है ये तो उनके रस में जो गुस्सा था वो करुण रस में कन्वर्ट हो गया। करुण रस मतलब दया आ गई, दया आना, ठीक है। आपको पता है काव्य में 9 रस होते हैं, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, ओके। मतलब क्या, अलग अलग इमोशंस होते हैं, अलग अलग फीलिंग्स होते हैं। तो पहले उनके मन में बहुत गुस्से वाली फीलिंग थी कवि के बारे में, पर वो धीरे धीरे प्रेम मतलब दया के इसमें कन्वर्ट हो गए। वे बोले, फिर उन्होंने क्या बोला देखिए, वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया यहाँ पे कि सो सॉरी कि हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसके लिए हमने छापा मारा आपके यहाँ पे। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, मतलब वो असफल हो गए क्योंकि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने इतनी सारी मेहनत की पर कुछ पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो उनको थोड़ा सा मन में पछतावा हुआ कि पूरा दिन खराब हो गया, इतना मेहनत किया, इतना सर्च किया पर कुछ हाथ में ही नहीं आया। सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा ठहरिए। फिर वो सिर झुकाया उन्होंने और चलने लगे। फिर नहीं अभी कुछ भी नहीं है तो चलो अभी निकलते हैं, ऐसे करके वो निकलने लगे। पर तभी हमारे जो कवि है ओम प्रकाश जी, उन्होंने उनको रोका, बोले कि ठहरिए, अभी देखिए क्या बता रहे हैं। यह सबसे अच्छी बात है जो पिंक वाला है। सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए, मतलब आप सिर मत झुकाइए पर मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते, मतलब अगर इलीगल पैसे मेरे पास अगर आपको मिल जाते तो आप उनको ले जाते, पर अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन ही नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छे से उन्होंने एक टॉन्ट मारा है उन अधिकारियों को, उन समाज की व्यवस्थाओं को। वो बोलते हैं कि अगर मेरे पास कुछ पैसा होता इलीगल तो आप लेके जाते, पर आपने अभी इतना सब सर्च किया तो आपको पता चला कि मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, मैं इतना गरीब हूँ, तो आप कुछ दे क्यों नहीं जाते। अगर होता है तो ले जाते हो, तो नहीं होता तो देना भी तो चाहिए कुछ। ऐसे लेकर यहाँ पे टॉन्ट करता है। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। देखिए कितने अच्छे से वो उनको बोलते हैं कि जिनके घर पे सोने चांदी के, इलीगल मनी छुपाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोने चांदी के पलंग और सोफ़े बनवा लेते हैं, ठीक है। सो बोलते कि जिनके घर पे सोने चांदी के पलंग और सोफ़े हैं, अगर आपको वो मिल जाते हैं सर्च वारंट में तो आप उनको निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, आप निकाल लिए। पर जिनके घर पे बैठने के लिए कुछ है ही नहीं है, जैसे कि मैं, तो कम से कम हमारे यहाँ एक तख्त मतलब एक बेड तो आप लगवा दीजिए, डलवा दीजिए, ओके।
ऐसा उन्होंने यहाँ पे लिखा है। और इस तरह से हमारी ये जो छापा पोयम है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और ये जो पोयम है वो उनके किस काव्य संग्रह से ली है, तो गोरी बैठी छत पर, इस काव्य संग्रह में से एक ये कविता है छापा। इस तरह से ये पोयम ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी। आपको इनकम टैक्स के बारे में एक अलग नज़रिया यहाँ पे आपको मिला होगा बिकॉज ऑफ हमारे ग्रेट कवि ओम प्रकाश जी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे एक मेंशन करूँगी कि हिंदी के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम लोग अगस्त महीने से स्टार्ट करने वाले हैं, अभी नहीं करेंगे हम। ओके, सो थैंक यू सो मच।